दोस्तों, एक व्यक्ति कोठे पर जाता है रेड लाइट एरिया में और वहां जाकर लगभग 20-25 लड़कियां वहां पर खड़ी होती हैं, जिसमें से किसी एक को चुनने की उसको आज़ादी थी। वह बारी बारी से लड़कियों को देखता है और रिजेक्ट करता जाता है। फिर कहता है इसमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। तभी जो कोठे की मालकिन होती है वह कहती है नई वाली लड़की को लेकर आओ, शायद वह जो है पसंद आ जाए इन्हें। जैसे ही नई वाली लड़की को लाया जाता है और वह उस लड़की को देखता है तो उसके पैरों तरीके से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था ये चेहरा जाना पहचाना सा है। और जो लड़की भी होती है वह भी एकदम देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो व्यक्ति होता है वह कहता है मैं इसी लड़की के साथ जाना पसंद करूंगा। और जब महिला उस पुरुष के साथ कमरे में जाती है, वह जैसे ही उसे देखती है तुरंत ही उससे गले से लिपटकर बहुत तेज से रोने लगती है। आवाज़ इतनी रोने की थी कि बाहर तक सुनाई ना दे, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी ही थी, उस आदमी की बीवी थी। उसके मन में हजारों सवाल थे कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, क्या करने आई हो। लेकिन उसने पूरी अपनी आपबीती बताती है और उसके बाद जो आदमी कदम उठाता है वो वाकई सैल्यूट के लायक होता है, क्योंकि आमतौर पर पुरुषों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन महिलाओं से अगर छोटी भी गलती हो जाती है तो उसे माफ़ नहीं किया जाता है। लेकिन इस आदमी ने वाकई सैल्यूट का काम किया, क्योंकि इसने अपनी पत्नी की हजारों गलतियों को माफ़ करके वो एक ऐसा कदम उठाया जो सभी के लिए एक इतिहास बन गया। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर यह लड़की कौन थी और यह कैसे जो है उस रेड लाइट एरिया में पहुंची। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र आर्या है। आज की सच्ची घटना हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और झकझोर देने वाली है कि हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। इस कहानी में यह भी संदेश मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें, कहानी बहुत ही अच्छी है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां पर एक लड़का साहिल नाम का होता है और उसकी शादी को महज 2 महीने ही हुए थे। वह अपनी बीवी तानिया के साथ बेहद खुश था और जो साहिल होता है वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी कंपनी की तरफ से उसे मैसेज आता है कि तुम्हें कंपनी के एक प्रोजेक्ट से संबंधित तुम्हें मुंबई जाना है और वहां पर वह प्रोजेक्ट सबमिट करना है। साहिल अपनी बीवी को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात नौकरी की थी, बात मल्टीनेशनल कंपनी की थी। साहिल जो है अगले ही दिन मुंबई के लिए चला जाता है और जब साहिल को वहां पर 1-2 हफ्ते हो जाते हैं तभी वह अपनी पत्नी तानिया को फ़ोन करता है। कहता है तानिया, तुम क्या मुंबई घूमना चाहोगी? तभी तानिया कहती है आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरा अब तो सपना था मुंबई घूमने का। अभी तक तो मैंने मुंबई को टेलीविज़न और फिल्मों में ही देखा है, मैं रियल में मुंबई को देखना चाहती हूँ। तो साहिल कहता है तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है। 7 अक्टूबर की मैंने टिकट बुक करवा दी है। तुम्हें रेलवे स्टेशन पर आके ट्रेन में बैठ लेना है और तुम मेरे पास मुंबई आ जाओगी। आखिरकार वो दिन भी आता है, रिजर्वेशन का दिन। तानिया अपने घर से अपना सामान पैक करके बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है और जब उसकी ट्रेन आ जाती है तो वह ट्रेन में जाकर अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले वह अपने सास ससुर को फ़ोन करती है। कहती है मम्मी पापा, मैं आराम से ट्रेन में बैठ गई हूँ, आप किसी भी तरीके की कोई भी चिंता मत करिएगा। और दूसरा फ़ोन वह अपने पति साहिल को करती है। कहती है मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, कुछ ही देर में ट्रेन चलने वाली है
और मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी, आप ज़्यादा मेरी चिंता मत करिएगा। तभी साहिल कहता है, चिंता मुझे करने की नहीं, चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत मत करना, अगर कोई खाने पीने की चीज़ कोई दे तो वो भी मत खाना। तानिया कहती है, हाँ ठीक है। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ती है, सफ़र शुरू हो जाता है। सफ़र लगभग 15-16 घंटे का था और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र होता है बेंगलुरु से मुंबई तक का। तानिया की सामने वाली सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल आपस में अनजान थे। वह लोग एक दूसरे का परिचय लेने लगते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, कुछ इस तरीके की आपस में बातें करने लगते हैं। और जाहिर सी बात है, जब सफ़र लंबा होता है तो दोस्ती तो हो ही जाती है। तभी वह जो है, उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं और वह आपस में खाते पीते हैं और तानिया को भी देते हैं। तानिया बेहद खुश थी, लेकिन तानिया अपने केवल कभी पति से बात करती तो कभी सास ससुर से, और वह किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। तभी जो वह लोग होते हैं, दोनों लोग खाने के लिए तानिया की तरफ बढ़ाते हैं। तानिया लेकिन मना कर देती है। तभी जो एक व्यक्ति होता है उसी में से कहता है, लगता है बहन जी आप पहली बार मुंबई घूमने जा रही हैं। तभी तानिया कहती है, हाँ सच में मैं पहली बार मुंबई घूमने जा रही हूँ और वो भी बिल्कुल अकेले। तभी वह लोग कहते हैं, बहन जी आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तानिया कहती है, ठीक है। अब सफ़र को 4-5 घंटे हो चुके थे। अब तानिया को भी भूख लग रही थी और तानिया अपना टिफ़िन निकालती है। अब तानिया की भी मजबूरी बन गई थी उन लोगों को पूछने की। तभी वह उन लोगों से कहती है, भाई साहब कुछ इसमें से लेंगे। वह लोग थोड़ा थोड़ा सा उठा लेते हैं खाने के लिए और खाने लगते हैं। सफ़र इसी तरीके से बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब उन दोनों व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं तानिया से भी जान पहचान बना ली थी। धीरे धीरे सफ़र लगभग 800 किलोमीटर का तय हो जाता है। 800 से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। अब मुंबई मात्र 150 किलोमीटर ही बची थी। तभी तानिया अपने पति साहिल को फ़ोन करती है, कहती है, मैं अब बस मुंबई पहुंचने ही वाली हूं, बस 150 किलोमीटर रह गया है, आप मुझे रेलवे स्टेशन लेने आ जाइएगा। साहिल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर ही इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी जो वह व्यक्ति होते हैं कहते हैं, बहन जी आप चाय पियेंगी? तानिया मना कर देती है, मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन फिर भी वह 2 कप के अलावा एक तीसरा कप और लेते हैं चाय का और तानिया को भी दे देते हैं। कहते हैं, बहन जी पी लीजिए, 1 कप की तो ही बात है। तानिया मना नहीं कर पाती है और तानिया चाय पी लेती है। और तानिया चाय जैसे ही पीती है वह तुरंत ही बेहोश हो जाती है, उसे होश नहीं रहता है। इधर जब मुंबई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और साहिल बहुत देर तक तानिया का इंतज़ार करता है, लेकिन तानिया रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखती है। तभी वह पूरी ट्रेन को चेक करता है, लेकिन पूरी ट्रेन में तानिया नहीं होती है। अब साहिल जो है घबराने लगता है, उसे लगता है कहीं ना कहीं तानिया के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। तानिया को थोड़ा थोड़ा होश आता है, तब वह देखती है कि अब वह रेलगाड़ी में नहीं बल्कि एक कार में है जो बहुत तेज़ी से चल रही है और उसमें वही दोनों व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने उसे चाय पिलाई थी और तीसरा एक ड्राइवर होता है। तानिया विरोध करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह बेहोश थी, उसे थोड़ा थोड़ा होश था, लेकिन तभी वह कहती है, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। तभी उसमें से एक व्यक्ति कहता है, चुपचाप बैठी रहो नहीं तो बहुत तेज़ का थप्पड़ मारेंगे। तानिया बहुत ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है तो वह चुप हो जाती है। इधर साहिल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर आता है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है तो उसमें देखता है कि तानिया ट्रेन में चढ़ी तो है लेकिन आखिर गई तो फिर गई कहाँ। साहिल
एक तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है। जो तानिया गाड़ी में थी वह गाड़ी मुंबई में एक रेड लाइट एरिया में जाती है कोठे पर, और वह दोनों व्यक्ति तानिया को कुछ इस कदर से उतारते हैं जैसे कि वह उन्हीं के घर की कोई बीमार महिला हो। और शायद जब रेलवे स्टेशन से भी जब तानिया को उन लोगों ने उतारा होगा तब भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि वह उनके घर की कोई महिला होगी जिसकी तबीयत शायद खराब हो गई है। तानिया को वह कोठे पर ले जाते हैं और जो कोठे की मालकिन होते हैं उससे सौदे की बात करने लगते हैं, उसे बेचने की। और मामला जो है 45,000 रुपये में तय हो जाता है। 45,000 रुपये में वह दोनों लोग तानिया को बेच देते हैं। तानिया को होश आ जाता है और तानिया को मालूम हो जाता है कि तानिया के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। और जो कोठे की मालकिन होती है वह तानिया को एक कमरे में बंद कर देती है, उसे रस्सी से बांध दिया जाता है क्योंकि तानिया बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। और इधर साहिल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अब तानिया को लगभग 15 दिन उसी कोठे पर हो गए थे, लेकिन तानिया ने ना तो कुछ खाया था, ना तो पिया था और ना ही वह किसी की बात सुन रही थी। जो कोठे की मालकिन होती है वह कहती है, लड़कियों अगर आज यह तैयार नहीं हुई तो बता देना, इसका वो हश्र होगा जिसकी कभी इसने कल्पना भी नहीं की होगी। जो वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं पहले से वह तानिया को समझाती हैं, कहती हैं अब तुम इस जगह पर आ गई हो, यहाँ पर अब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं आने वाला है और अब तुम्हारी यही ज़िंदगी है। हम लोग भी शुरुआत में ऐसे ही धोखे से लाए गए और हमारी पूरी ज़िंदगी अब इसी नरक में बीत रही है। तभी तानिया भी फिर टूट जाती है। 16वें दिन वह भी उन महिलाओं की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और एक ग्राहक आता है और वह उस दिन तानिया को ही पसंद करता है। जैसे ही वह तानिया के साथ कमरे में जाता है, तानिया उसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है। रोती इतनी तेज है कि बाहर तक आवाज़ ना जाए। तभी तानिया अपने साथ हुई पूरी बात बताती है कि मुझे यहाँ से धोखे से लाया गया है। मैं अपने पति साहिल से मिलने जा रही थी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी तानिया कहती है आप मेरे पति से एक बार मेरी बात करा दीजिए। वह जो व्यक्ति होता है वह अपना मोबाइल देता है और वह साहिल को फ़ोन मिलाती है, कहती है मैं तानिया बोल रही हूँ रोते हुए। तभी साहिल भी जो है हैरान रह जाता है, तानिया तुम हो कहाँ, कैसी हो, कहाँ हो इतने दिनों से। हजारों सवाल उसके मन में होते हैं। तानिया अपनी पूरी कहानी बताती है कि मुझे एक दो लोगों ने चाय पिलाई, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ ये रेड लाइट एरिया में उन लोगों ने मुझे बेच दिया है। और क्योंकि तानिया को उस रेड लाइट एरिया का नाम तो मालूम नहीं था, तभी वह कहता है कि जो व्यक्ति है उससे बात कराओ। और जब वो व्यक्ति होता है वह सब बता देता है कि भाई साहब इसी गली में इसी नंबर पर यह कोठा है और यहीं पर तुम्हारी बीवी है। हालांकि कोठे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति शरीफ नहीं होता है, लेकिन उस आदमी ने भी इंसानियत का परिचय दिया। और साहिल एक बार सोचता है कि अगर डायरेक्ट पुलिस जाती है वहाँ पर छापा मारती है तो हो सकता है वो तानिया को नुकसान पहुँचा दे या तानिया को वहाँ से पहले से ही गायब कर दे। तभी साहिल फैसला करता है कि मैं पहले वहाँ अकेले ही जाता हूँ, पहले मैं तानिया से मिल लूँ आखिर वहाँ पर तानिया है भी या नहीं। साहिल वहाँ पर जाता है बताए हुए रास्ते पर उस कोठे पर, और जो कोठे की मालकिन होती है उसे एक एक करके लड़कियां दिखाती है, लेकिन साहिल सभी को रिजेक्ट कर देता है। तभी कहती है कोठे की मालकिन जाओ नई वाली लड़की को लेकर आओ, वो शायद इन्हें पसंद आ जाए। और जैसे ही तानिया को लाया जाता है, साहिल जैसे ही तानिया की तरफ देखता है तानिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। साहिल कहता है मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। वह तानिया के साथ कमरे में चला जाता है
और कमरे में तानिया साहिल से लिपटकर रोने लगती है और रोने की आवाज़ इतनी थी कि बाहर तक सुनाई ना दे। तभी साहिल सोचता है कि हमें पहले बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा, हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, नहीं तो ये हमें मार भी सकते हैं। साहिल पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और पूरी कहानी बताता है और वाकई जो पुलिस ने काम किया वो भी काबिले तारीफ़ था। और जो पुलिस टीम होती है, पूरी वहाँ की पुलिस टीम सीओ समेत पूरी टीम छापा मारती है उस कोठे पर और सभी कमरों से लड़कियों को बरामद करती है और उसी एक कमरे में साहिल और तानिया होते हैं। साहिल और तानिया वहाँ से पुलिस का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हैं। और जो अन्य लड़कियाँ होती हैं वह भी अपने अपने घर भेज दी जाती हैं, क्योंकि वह भी तानिया की तरह इसी तरीके से उन दलालों का शिकार हुई थी। और पुलिस थोड़ी मशक्क़त करती है और कुछ दिनों के बाद उन दलालों को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।